दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सब स्टाफ टू क्लर्क प्रमोशन बैंकर्स वे में। आज एक बार फिर MCQ प्रैक्टिस सेट आपके साथ लेकर आए हैं और आपके साथ साझा कर रहे हैं। अगर मैं MCQ प्रैक्टिस सेट की बात करूं तो लगातार आपको प्रैक्टिस सेट दिए जा रहे हैं और उम्मीद करता हूं कि सॉरी, आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे और कंप्यूटर पे भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। जहां तक मैं आपको एग्जामिनेशन की बात बताता हूँ, जो भी रिजर्वेशन वाले होते हैं जैसे SC ST OBC, तो उनको तो थोड़ा बहुत ट्रेनिंग के लिए बुला भी दिया जाता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ जो जनरल है, उनको तो थोड़ा मेरे हिसाब से नहीं बुलाया जाता ट्रेनिंग के लिए। तो इसलिए अपनी प्रैक्टिस अपनी ब्रांच में ही करें और ऐसी प्रैक्टिस करके जाएं कि वहां जाके आपको ऊपर नीचे नहीं देखना पड़े। अब देखो, गलत सबके होते हैं, एक आधा हो जाएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो शुरू करता हूं मैं MCQ प्रैक्टिस सेट। आपको पहले ये सभी बैंकों के लिए उपलब्ध है। ऐसे नहीं कि केवल मैंने जो सिलेबस देखा है, कंटेंट देखा है, वो मैंने देखा है कि सब बैंकों का सेम है। थोड़ा बहुत आपको अपनी ब्रांच का अपनी बैंक का आएगा, बाकी उसमें कुछ भी नहीं आता एक्स्ट्रा। बाकी अपना अपना मेनू ऑप्शन अपने अपने हैं। फिनाकल किसका क्या है वो वेरी करता है बैंक टू बैंक। तो शुरू करता हूँ। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, और आप पहले भी इन क्वेश्चनों को कर चुके हैं। अगर आप लगातार प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंड बेस्ड बिजनेस ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स, कि इनमें से कि वाणिज्य बैंक होते हैं वो व्यवसाय नहीं है उनका। जो ये ऑप्शन लिखे हुए हैं, पहला ऑप्शन है ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट तो बैंकों का व्यवसाय है। RTGS NEFT भी होता है, ये तो आपको पता है। और तीसरा है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। डिपॉजिट भी होता है, लेकिन इशुएंस ऑफ लेटर्स क्रेडिट। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये नहीं होता है वाणिज्य बैंकों में। नीचे आपको दिखेगा, जो मैं आपके लिए एक्सप्लेनेशन लेके आता हूं उसको आप जरूर देखें कि एक्सप्लेनेशन क्या सही है क्या गलत है। वाणिज्य बैंकों की साख पत्रों का निर्गमन, इशुएंस ऑफ लेटर क्रेडिट, इनको बोलते हैं साख पत्रों का निर्गमन। उनका निधि आधारित पर व्यवसाय नहीं है। कि मतलब जो वाणिज्यिक बैंक हैं उनका ये व्यवसाय नहीं है। आप लोगों की समझ में अगर जो पहली बार होगा तो शायद उसकी समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जो पुराने हैं जिनको एक दो बार जिन्होंने एग्जाम दे दिया है तो उनको तो थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, हाँ यार कि क्वेश्चन का लेवल कैसा है। अगला क्वेश्चन है, PFRDA से इज ऑथराइज्ड बाय। जो PFRDA जो पेंशन फंड रेगुलेटरी जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है, PFRDA का मतलब होता है पेंशन फंड जो रेगुलेट करता है और जो डेवलप करता है वो अथॉरिटी। वो अथॉरिटी कौन सी है जिसने इसको अधिकृत किया है? RBI है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, या मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है, या सेबी है। तो पेंशन जो विधि विनायक और विकास प्राधिकरण है वो वित्त मंत्रालय के क्षेत्र में आता है, यानी फाइनेंस मिनिस्टर के क्षेत्र में आता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर मैं आपको फुल फॉर्म बताऊं, PFRDA, PF पेंशन फंड रेगुलेटर डेवलपमेंट अथॉरिटी, है ना। अब इसमें से आपको R की फुल फॉर्म पूछ ली जाए, D की पूछ ली जाए, तो आपको बताना डेवलपमेंट रेगुलेटर है, फंड है और पेंशन है, अथॉरिटी है। अथॉरिटी तो नहीं पूछी जाती, लेकिन वो बीच से एक सिंगल लेटर का फुल फॉर्म पूछते हैं, क्योंकि सब स्टाफ टू क्लर्क है। मैंने आपको बताया भी, कहीं आपको रुपए पैसे देने की कोई भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द चेक विच इज नॉट क्रॉस्ड इज कॉल्ड एज। अगर जिस चेक में क्रॉस नहीं होता है उसे क्या कहा जाता है? ये चेक है, आपको शायद मैंने चेक की क्लास आपको बताई, और जिस पे क्रॉस नहीं होता है उसको क्या कहते हैं? पहला तो है अनक्रॉस चेक, दूसरा है बियर्ड चेक, तीसरा है ओपन चेक, और चौथा ऑर्डर चेक। ऑप्शन देख लेना। आप मेरे को यही बोलोगे सर इसमें ये ऑप्शन आपस में मैच कर रहा है, तो रोज की तरह आपने इस क्वेश्चन का आंसर मेरे को देना है, क्योंकि चेक के क्वेश्चन आपको 100+1%
आपको देखने को मिलेंगे। और ये मत सोचना कि सर आप हमारे को पूछ लेते और आप बताते। आपने इसका आंसर खुद ही डिसाइड करना है। अगर आप जितना नेट में ढूंढोगे, यहाँ वहां ढूंढोगे, तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। ये है बढ़ने का तरीका कि कौन सा चेक है जिसपे मतलब ऐसा क्रॉस नहीं होता है। मैंने आपको बता भी दिया है, अगर ऐसा चेक हो जाता है तो वो तो आपको पता है, लेकिन जो चेक यहाँ पे नहीं लिखा जाता, पे ही नहीं लिखा जाता उसके बीच में, तो उसको कौन सा चेक कहा जाता है। ये है आपके स्क्रीन पर ऑप्शन। अगला है पीपीएफ अकाउंट कैन बी ऑपरेट बाय। जो पीपीएफ अकाउंट होता है वो किसके द्वारा संचालित किया जाता है। पहला तो है इंडिविजुअल, एचयूएफ या माइनर। तो ये माइनर था। एचयूएफ होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अगर आपने प्रीवियस क्लास की जो वीडियो नहीं देखी वो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। दूसरा ऑप्शन है इंडिविजुअल पर्सन ओनली। तीसरा फर्म वाला, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और कंपनी वाला। और चौथा है ऑल ऑफ अबव। तो जो पीपीएफ अकाउंट्स है वो वही जिसके नाम पे पीपीएफ अकाउंट है वो उसको वही ऑपरेट करता है। ऑप्शन नंबर बी। अब आप बोलोगे सर कैसे, बताता हूं आपको। पीपीएफ खाता धारक अपने खाता का संचालन कर सकता है, वो खुद करता है अपने खाता का संचालन। अगर वो नाबालिग के लिए पीपीएफ खाता अगर खोला है तो उसके माता पिता उसके साथ रहते हैं। ठीक है भाई, ये उनमें से कोई भी रहेगा। लेकिन जब वो 18 साल की उम्र तक उसका संचालन कर सकते हैं, केवल 18 साल तक उसके पीपीएफ अकाउंट का संचालन कर सकते हैं। वयस्क होने के बाद नाबालिग अपने खाते का पूरा नियंत्रण अपने हाथ में ले सकता है। तो इसका मतलब जो बंदा खुद इंडिविजुअल हो, माइनर भी है, ऊपर देखो ऑप्शन में माइनर भी लिखा है, नीचे भी लिखा है माइनर। तो जो व्यक्ति पीपीएफ अकाउंट खुलवाता है, जो भी होता है वो खुद अपने अकाउंट को ऑपरेट करता है। लेकिन वो उसका क्राइटेरिया पास नहीं कर पाया हो क्योंकि 18 साल का हुआ नहीं हो, इसलिए तो भाई माता पिता ही करेंगे। लेकिन इंडिविजुअली करता है वैसे तो इसको ऑपरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, स्टेशनरी लिक्विडिटी रेशियो इज गवर्न्ड बाय। कि जो वैधानिक लिक्विडिटी अनुपात किसके द्वारा नियंत्रित होता है। जो वैधानिक, ये जो देखा आपने एसएलआर सुना होगा ना, स्टेशनरी लिक्विडिटी रेशियो, ये किसके द्वारा नियंत्रित होता है। पहला है आरबीआई के द्वारा, आरबीआई एक्ट के द्वारा, बैंक रेगुलेटिंग एक्ट 49 के द्वारा, आरटीआई एक्ट, आरटीआई एक्ट 2005 का ना, मैंने आपको परसों में बताया था। अगर ये आता है इसमें 10 रुपए का चार्ज लगता था अगर आपने आरटीआई लगानी है। तो एक होता है एनआई एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। तो जो वैधानिक लिक्विडिटी अनुपात है, स्टेशनरी लिक्विडिटी रेशियो, वो किसके द्वारा नियंत्रित गवर्न किया जाता है। तो वो किया जाता है ऑप्शन नंबर ए, आरबीआई एक्ट के द्वारा उसको गवर्न किया जाता है या उसको नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आप यहाँ नीचे पढ़ सकते हैं। अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है तो इसलिए हिंदी में आपको लिखा दिया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक वह निकाय है जो वैधानिक तरलता अनुपात, स्टेशनरी लिक्विडिटी रेशियो निर्धारित करता है। नेक्स्ट, विच इज द रिलेशन बिटवीन बैंकर एंड कस्टमर अंडर सेफ डिपॉजिट लॉकर। अगर किराए और सुरक्षित जमा लॉकर के तहत बैंक और ग्राहक के बीच क्या संबंध होगा। बैंकर कस्टमर, लेसर लेसी, बेली और बेलर, और प्रिंसिपल एंड स्टूडेंट। ये ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। और आपको अगर आप लॉकर का जो एमसीक्यू है उसके उठा के देखोगे तो मैंने सब ही लॉकर के क्वेश्चन उसमें करवा रखे हैं। कस्टमर और उसके बैंकर के बीच लॉकर के केस में क्या रिलेशन होगा, ये भी आपने मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है। ये मत बोल देना सर कि ये नहीं बता रखा है। अभी थोड़ा स्पीड पकड़ लो, जैसे ही बताते हैं वैसे ही आंसर आ जाने चाहिए आपके कमेंट बॉक्स में। मैं आपको ये उम्मीद करता हूँ। कल भी क्वेश्चन आए थे और कल भी अच्छा आया था, किसी का 1% आया था, किसी का 5% आया था, लेकिन मैक्सिमम बंदों ने सही आंसर दिया था 1%, और एक आधा और क्वेश्चन मैंने पूछा था। तो मैं आज भी आपसे उम्मीद करता हूं कि आप भी आज भी दोगे। नेक्स्ट, करेंसी नोट दैट इज formed by joining half of anyone
टू अ हाफ ऑफ अनदर नोट कॉल्ड। करेंसी नोट जो किसी के आधे हिस्से को दूसरा नोट आधे हिस्से से जोड़कर बनता है उसे क्या कहते हैं। मान लिया जाए ये नोट है, इस नोट ये 500 रुपए का नोट है पूरा और यहाँ से आधा हो रखा है। तो नोट को अगर आप चेस्टों में जाओगे तो वो यही चेक करते हैं कि यहाँ का जो नंबर है नोट का सीरियल नंबर और यहाँ का सीरियल नंबर अगर दोनों को एक जैसे हैं तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर यहाँ का नंबर अलग है और ऊपर का नंबर अलग अलग है सीरियल नंबर, तो ये बोल रहा है कि अगर आपने जोड़ के उसको बना रखा है तो उसे क्या कहेंगे। पहला है फेक नोट। फेक तो नहीं है, फेक नोट वो होता है कि जो बिल्कुल नकली होता है, जाली होता है, उसको कहते हैं फेक नोट, है ना। दूसरा होता है मिसमैच नोट। मिसमैच नोट तो आपको पता है कि इसी को मिसमैच नोट कहते हैं। ये जो नोट है ना उसी को मिसमैच नोट कहते हैं। हर एक होता है म्यूटिलेटेड नोट। म्यूटिलेटेड नोट ऐसा होता है जो यहाँ से फटा है कहीं से फटा है लेकिन वो चल जाता है, उसकी वैल्यू कम हो जाती है, उसे म्यूटिलेटेड नोट कहते हैं। लेकिन जो मिसमैच नोट होता है उसको मिसमैच, इसको कहेंगे कि यहाँ का सीरियल नंबर अलग है और इस साइड का सीरियल नंबर अलग है और उसके दो पार्ट अलग अलग है, उसे कहेंगे मिसमैच नोट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर। अगर आपने अंतरराष्ट्रीय लेवल पे रुपए को ट्रांसफर करना है तो उसका क्या प्रोसीजर होगा। पहला है आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट, एनईएफटी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, स्विफ्ट या ऑल ऑफ अबव। तो आपको पता है अगर हम इंडिया में कोई भी रुपए को ट्रांसफर करते हैं तो आरटीजीएस और एनईएफटी के हिसाब से करते हैं, एनईएफटी करते हैं। लेकिन अगर हमने बॉर्डर क्रॉस करना होगा तो उसके लिए हमारे को स्विफ्ट की जरूरत पड़ेगी और ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपने मेरे को ये बताना है कि आरटीजीएस में हम कितने रुपए भेज सकते हैं मैक्सिमम और मिनिमम, और एनईएफटी में भी। अगर आपको पता होगा तो आप लिखोगे और अगर आपको नहीं पता होगा तो आप तब नहीं लिखोगे कि सर इसमें नहीं भेजे जाते, इसकी कोई लिमिट नहीं है, सर इसकी लिमिट इतनी लाख रुपए है। तो ये मैं आपको कॉमन ऐसी आपकी मेमोरी के लिए पूछ रहा हूं, बाकी ऐसा कोई जरूरी नहीं है। नेक्स्ट आता है बैंकिंग अम्बर्समेंट स्कीम विच इंट्रोड्यूस बाय आरबीआई विद इफेक्ट फॉर्म। मैंने आपको ये वाला चैप्टर नहीं पढ़ाया है कि बैंकिंग अम्बर्समेंट की जो ये लोकपाल बैंकिंग है योजना, ये आरबीआई द्वारा कब शुरू की गई थी। मतलब ये आरबीआई में लोकपाल का क्या काम है। पहले तो मैं आपको योजना की बात बता देता हूँ कि ये कब शुरू की गई थी। बैंकिंग लोकपाल आरबीआई के द्वारा। पहला ऑप्शन है 1998, 1995, 2001 और 2005 में। तो जो बैंकिंग लोकपाल योजना है आरबीआई के द्वारा 1995 में की गई थी, ऑप्शन नंबर बी। अब सुनते हैं कहानी क्या है कि बैंकिंग लोकपाल क्या है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत 1995 में की थी। ये तो सही है भाई। हालांकि वर्तमान योजना 1 जनवरी 2006 से लागू हुई, जो अभी प्रेजेंट में है वो 1 जनवरी 2006 से लागू हुई है। इस योजना का मकसद है बैंकिंग सेवाओं में कमी से जुड़ी शिकायतों का समाधान करने के लिए ग्राहकों को एक त्वरित और सस्ता मंच उपलब्ध कराना। अगर आपकी बैंक से कोई शिकायत है, कोई दिक्कत है, तो आप बैंकिंग लोकपाल में अपनी समस्या बताकर उसका हल निकाल सकते हैं। ये है बैंकिंग लोकपाल अम्बर्समेंट। ठीक है भाई। नेक्स्ट, अब लोकपाल तो वैसे 1995 में आया था। एक और क्वेश्चन है लोकपाल का कि अम्बर्समेंट स्कीम फ्रेम्ड अंडर विच एक्ट, की जो लोकपाल योजना है बैंकिंग अम्बर्समेंट है कि जो आपके समस्या को सुधार करती है, तो वो किस एक्ट के तहत उसको बनाया गया था। पहला ऑप्शन है आरबीआई एक्ट, दूसरा ऑप्शन है बैंक रेगुलेटिंग एक्ट, तीसरा है आरआरबी एक्ट और चौथा है नन ऑफ दीज। तो आपको पहले ही पता लग गया है कि आरबीआई के द्वारा 1995 में इसको बनाया गया और इसको आएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के तहत इस अम्बर्समेंट को बनाया गया था। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन आता है आपका, सिविल स्कोर है हाउ मेनी डिजिट। जो सिविल स्कोर होता है वो
कितने डिजिट का होता है? सिविल की फुल फॉर्म होती है CIBIL, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड, ये कितने डिजिट का होता है? ये होता है वैसे ऑप्शन नंबर 1 2 डिजिट, बी 3 4 5। आपको बताइए ये 3 डिजिट का होगा, जैसे 300 है तो 1 डिजिट 2 डिजिट और 3 डिजिट, तो ये होता है 3 डिजिट का यानी 3 डिजिट का। अब देखो क्रेडिट इंडिया इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड, इसमें जो स्कोर अंक होते हैं वो 3 होते हैं, ये 300 से 900 के बीच में होता है ना? ये 300 से लेके और 900 के बीच में होता है। और सिविल स्कोर को क्रेडिट स्कोर भी कहा जाता है। और सबसे अच्छा जो क्रेडिट स्कोर है वो माना जाता है 700, जो इसमें नहीं लिखा है वैसे, मैं आपको वैसे बता देता हूँ। सबसे अच्छा क्रेडिट स्कोर माना जाता है 700। यह स्कोर क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड की तरफ से तय किया जाता है, यानी सिविल की तरफ से तय किया जाता है, जिसमें 3 डिजिट होते हैं 300 से 900 तक, और स्कोर होता है, और सबसे अच्छा स्कोर माना जाता है 700। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है, इन मुद्रा लोन विच स्कीम इज एप्लीकेबल फॉर लोन अमाउंट रेंजिंग फ्रॉम 50,000 से 5 लाख तक। मुद्रा लोन 50,000 से 5 लाख तक लोन, कौन सी योजना इसमें लागू होगी? क्योंकि आपने मुद्रा लोन आपने पढ़ा होगा, और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको कमेंट बॉक्स में आपको प्ले लिस्ट में वो भी दिख जाएगा। तो मुद्रा लोन 50,000 से 5 लाख तक, ये किसके रेंज में आती है? शिशु मुद्रा लोन, किशोर, तरुण, या नन ऑफ दीज? तो ये आती है किशोर किशोर के लेन देन में आती है, किशोर मुद्रा ऋण के लेन देन में आती है। प्रधानमंत्री जो मुद्रा लोन है PMMY, पी मुद्रा, ठीक है, प्रधानमंत्री जो मुद्रा लोन के तहत लोन राशि 3 तरह से दी जाती है। ठीक है भाई। अब आते हैं शिशु पे। सबसे पहला ऑप्शन है शिशु, आपको नहीं दिख रहा होगा, सबसे पहला ऑप्शन आता है शिशु, जो ये ऊपर लिखा है। शिशु के लिए 50,000 तक का लोन है। उसके बाद आता है किशोर, जो कि इसका आंसर था। किशोर के लिए 50,000 से लेके 5 लाख तक का लोन। और तब आता है तरुण, 5 लाख से और 10 लाख तक का लोन। और डायरेक्ट ये एग्जाम में पूछा जाता है, डायरेक्ट ही पूछा जाता है। और उस टाइम तब हम ऊपर नीचे देखेंगे, तो तब आप याद करोगे काश हमने पढ़ा होता तो अच्छा होता। नेक्स्ट, विच इज नॉट अ SMA क्लासिफिकेशन। SMA का क्वेश्चन उस दिन JIB में आया था कि SMA 30 से SMA 1 के डेज कितने होंगे? SMA 1 के डेज ना, ये लिखा ना SMA 1, तो इसमें है कि इसमें कौन सा वर्गीकरण नहीं है। तो वर्गीकरण SMA 0 होता है, SMA 1 होता है, SMA 2 होता है, लेकिन SMA 3 नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा SMA 3। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये SMA के क्लासिफिकेशन में नहीं आता है। SMA की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है स्पेशल मेंशन अकाउंट। ये मैं आपको कई बार बता भी चुका हूँ, शायद आप लोगों को याद भी होगा। और जो GIB के पेपर में आता है कि SMA जो 1 होता है उसका टाइम कितना है, तो उसका टाइम होता है आपका 30 से लेके और 61 डेज तक, 31 से लेके 61 डेज तक SMA 1 का काम होता है। ठीक है। और बाकी आपने मेरे को बताना है कि, और अब यहाँ से जो PNB की जो फुल फॉर्म है, आज कम फुल फॉर्म लेके आया हूँ मैं, ज्यादा नहीं है, तो यहाँ से बाकी जो बैंकों के बंदे हैं वो यहाँ से क्विट कर सकते हैं। और अब PNB की जो फुल फॉर्म है, जो पथ प्रदर्शक 2023-24 से मैंने ली है, केवल PNB वाले जो सब स्टाफ है वो इनको देख सकते हैं, वो फुल फॉर्म है। ठीक है भाई। तो मैं शुरू करता हूँ। PNB के लिए जो फुल फॉर्म है वो जरूर देखें अंत तक इस वीडियो को, बाकी आप क्विट कर सकते हो। और मैं ज्यादा फुल फॉर्म में नहीं लेके आया हूँ, क्योंकि इसलिए नहीं लेके आया ताकि आपको ज्यादा याद ना करनी पड़े। अरे सीक्वेंस बाय ABCD, लेकिन जो इसमें फुल फॉर्म है वो आपको जरूर बताई जाएगी। ठीक है। सबसे पहले है
ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है एशियन डेवलपमेंट बैंक। अगला है ADR, अमेरिकन डिपोजिटरी रिसीट। आपने जरूर ये चीजें देखनी है कि कहीं पर अगर एक आध नंबर का ऐसे हार्ड आ जाता है तो केवल उसको आप ही क्रैक कर सकें, बाकी तो कोई क्रैक नहीं कर पाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा ATM, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ये आपको पहले से ही आता है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं लाया, मैं ज्यादा टाइम भी नहीं लूंगा आपको, क्योंकि ज्यादा इसमें कुछ है भी नहीं, क्योंकि ये PNB के लिए है केवल। क्योंकि जो PNB का पथ प्रदर्शक है उससे क्वेश्चन उसी से पूछ जाते हैं, और उसमें सब जो मैं पढ़ाता हूँ वो सब उसमें है, इसलिए आपको अलग से थोड़ा बहुत बताने की जरूरत है। नेक्स्ट आता है BCP, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान। BCP की जो फुल फॉर्म हो जाएगी बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान। अगला है भीम। भीम ऐप आप यूज करते होंगे, तो भीम ऐप का होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी। ये जो भीम ऐप है इसकी फुल फॉर्म हो जाती है भारत इंटरफेस फॉर मनी। नेक्स्ट BIS, जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको उन्हीं को बताऊंगा, बाकी तो इसमें तो बहुत सारी हैं, लेकिन जो आपको इंपॉर्टेंट लगे वही करवाएंगे। BIS, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। नेक्स्ट BOP बहुत इंपॉर्टेंट होता है बैंकिंग सेक्टर में, इसको थोड़ा मैं बॉक्स के अंदर कर देता हूँ कि जो BOP है, बार बार ये जो फुल फॉर्म है ये आपको देखने को मिलेगी। BOP का होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, कि बोला BOP कितना है, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स कितना है, वो यहाँ पर उसकी फुल फॉर्म ये हो जाएगी। नेक्स्ट BSCS, बेसल कमेटी फॉर बैंकिंग सुपरविजन। जो BSCS होता है बैंकिंग कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। अगला आता है BSR, बेसिक स्टैटिस्टिकल रिटर्न, BSR। नेक्स्ट आता है CAD, कैपिटल अकाउंट डेफिसिट, CAD। और नेक्स्ट आता है कैग। तो कैग की कोई जरूरत है नहीं वैसे हमारे को, कैग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट CC होता है कैश क्रेडिट, CD सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। ठीक है भाई। और बाकी CISO, चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर, ये थोड़ा बहुत देख लेना, चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी अफसर CISO। नेक्स्ट आता है CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अगला आता है CPIIW, CPIIW हो जाएगा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स। जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए कंज्यूमर प्राइस होता है वो होता है CPIIW। CR, कैपिटल रिसीट्स, CRAR, कैपिटल टू रिस्क वेट एसेट रेशियो, CRAR, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो। इसको दोबारा सुने, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो। ठीक है भाई। CRR तो आपको पता ही है, कैश रिजर्व रेशियो, ये तो सबको आता है। और एक आता है लास्ट में CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो आज मैं ज्यादा नहीं, 8-10 फुल फॉर्म आपके लिए लेके आया हूं, क्योंकि ये पथ प्रदर्शक में आप है 2023-24 के, तो इसलिए आप जरूर इनको पढ़ें और इनको याद करें। और कल में एक और, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर PNB का कमेंट बॉक्स में जो लास्ट में PNB का जो सिलेबस होता है वो आप ये पढ़ाएं, ताकि मैं कमेंट बॉक्स देके आपको वही बताऊं जो आपको अच्छा लगे। तो आज की थी ये क्लास। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, चाहे वो किसी भी बैंक का सब स्टाफ हो।
ये केवल सब स्टाफ के लिए प्रदान किया जाता है हमारी तरफ से, बाकी किसी के लिए नहीं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक थैंक यू और धन्यवाद। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें।